वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आदाब अर्ज़ परवीन भाई, लॉ फाउंडेशन के डायरेक्टर, हमारे अज़ीज़ दोस्त तारिक अनवर चंपारनी साहब, जेटी फाउंडेशन के चेयरमैन तारिक अनवर साहब, और हमारे अलीगढ़ में सीनियर और सरपरस्त की हैसियत से रहे अभी ललित नारायण मित्तल यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद भाई, और अलीगढ़ में हमारे फैकल्टी में सीनियर रहे हमारे सरपरस्त, जिन लोगों को देख के हमने बहुत कुछ सीखा अलीगढ़ में, और शायद इसी वजह से आज आप लोगों के सामने बात कुछ अपनी रख पा रहा हूँ। हमारे अजीज़ सीनियर और बिहार सरकार में रेवेन्यू ऑफिसर डॉक्टर नादिर वकार अयूबी भाई, तमाम लोग जो यहाँ पर दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि बातचीत हो चुकी है तारिक भाई स्क्वायर, जब एक तारिक अनवर चंपारनी को पूरे देश में लोग देख रहे हैं, दूसरे तारिक अनवर भाई जेटी फाउंडेशन के पूरे मुंगेर और आसपास के इलाके के लोग इनकी तरफ देखते रहते हैं, और जहाँ पर परवीन भाई ने अपनी बात रख दी हो तो बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है। लेकिन चूँकि मुझे कहा गया है तो मैं आज सर सैयद डे के मौके पर सबसे अच्छी बात यह है कि सर सैयद डे का मौका और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन डे का मौका, तो मैं चाहूँगा कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है इस दोनों को मैं जोड़ कर कुछ बातें रखूँ आपके सामने। और सबसे पहले मैं अपने बात की शुरुआत बाबा कौम सर सैयद अलैहिर्रहमा को खिराजी अकीदत पेश करके एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि यूँ तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, यूँ तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, मगर एक फ़र्द था सब एक जिस्म थे, मगर एक फ़र्द था सब एक जिस्म थे, लेकिन वो जान था। तो आज हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान साहब को याद कर रहे हैं, और मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि सर सैयद कौन थे। तो जब आप बात करेंगे सर सैयद कौन थे तो आप याद करेंगे कि मुगलिया सल्तनत के अंदर जिनकी पैदाइश मुग़लों के दरबार में हुई वो थे सर सैयद। जब आप पूछेंगे सर सैयद कौन थे तो मैं बोलूँगा सर सैयद एक मुफक्किर थे। जब आप बोलेंगे सर सैयद कौन थे तो मैं बोलूँगा सर सैयद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। जब आप पूछेंगे सर सैयद कौन थे तो मैं बोलूँगा सर सैयद एक सहाफ़ी थे। जब आप पूछेंगे सर सैयद कौन थे तो मैं बोलूँगा सर सैयद एक राइटर थे। जब आप पूछेंगे सर सैयद एक कौन थे तो सर सैयद इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। जब आप मुझसे पूछेंगे सर सैयद कौन थे तो मैं बोलूँगा सर सैयद सब रजिस्ट्रार थे। जब आप पूछेंगे सर सैयद कौन थे तो मैं बोलूँगा कि सर सैयद सरकारी मुलाजिम होते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी को कायम किया। ये बात मैंने आखिर में कही कि सर सैयद एक सरकारी मुलाजिम भी थे, और आज आपके बीच में बैठे हुए नादिर साहब, हमारे अजीज सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर, ये भी एक सरकारी मुलाजिम है। और सर सैयद की जो असल सोच है, असल फिक्र है, उस सोच और फिक्र को अलीगढ़ से निकलने के बाद जब आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे पहुंचते हैं तो वहाँ सर सैयद डे नहीं हुआ करता था, वहाँ लोग नहीं सर सैयद डे मनाते थे, कोई लेक्चर नहीं होता था। लेकिन इसका श्रेय नादिर भाई को जाता है कि उन्होंने वहाँ पर सर सैयद डे की शुरुआत की। और जब वो लौट कर आ गए हैं मुंगेर, जब वो लौट कर बिहार में अब अपने सरकारी नौकरी में आ चुके हैं, तो आज कम से कम 100-200 दानिशवरों के साथ मुंगेर के अंदर बैठे हैं, सर सैयद की उस सोच को, सर सैयद के उस फिक्र को लेकर बैठे हैं कि किस तरह से तालीम, किस तरह से इल्म की रोशनी गोशे गोशे में फैल जाए। इनका यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है साथियों। सर सैयद जब अंग्रेजी मुलाजिम थे, अंग्रेज की मुलाजमत करते थे, वो सब रजिस्ट्रार थे, वो ज्यूरिस्ट थे, सर सैयद का तबादला होता रहा। कभी सर सैयद मेरठ में थे, कभी सर सैयद मुरादाबाद में थे, कभी सर सैयद गाजीपुर में थे, कभी सर सैयद अलीगढ़ में थे। लेकिन ख़ास बात क्या थी साथियों, सर सैयद का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ वहाँ सर सैयद एक इदारा कायम करते हुए चलते थे। ये सर सैयद की ख़ास बात थी। सर सैयद की ख़ास बात ये थी कि 1850 के अंदर, 1856-55 के अंदर जब सर सैयद का ट्रांसफ़र हुआ मुरादाबाद के अंदर, तो उस वक्त का सबसे पहला मॉडर्न
मदरसे की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में रखी। जब उनका ट्रांसफ़र गाज़ीपुर के अंदर हुआ तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया। जब उनका ट्रांसफ़र अलीगढ़ के अंदर हुआ तो उन्होंने मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तरह से हम लोग सब लोग देखते हैं। क्या सर सैयद गरीब थे? क्या सर सैयद फ़कीर थे? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। सर सैयद के वालिद मोहतरम उस वक्त जब मुगलिया सल्तनत का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उरूज था या जवाल था, लेकिन मुगलिया सल्तनत अपने उरूज से जवाल की तरफ जा रही थी। मतलब मुगल सल्तनत डिक्लाइन की तरफ आ रहा था। लेकिन उस वक्त भी सर सैयद के फादर उस पर अकबर शाह सेकंड के वो पॉलिटिकल एडवाइज़र हुआ करते थे। तो जिसकी पैदाइश मुगलिया सल्तनत के अंदर हुई, जिसका बचपन मुगल बादशाह के गोद में गुजरा हो, उसने क्या किया? उसने मुगलिया सल्तनत की कोई नौकरी नहीं ली। उसने मुगलिया सल्तनत की द्वारा जो उनको नौकरी दिया गया, उनको कहा गया कि आप आइए, दरबार को ज्वाइन किया, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि ये अब डिक्लाइन का दौर है, लिहाजा हमें कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए सर सैयद ने जब देखा कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई, जंग आज़ादी जब पहली हुई तो उसमें हमें शिकस्त मिली। उस वक्त लड़ाई किसके बीच थी? 1857 की जो लड़ाई थी वो किसके बीच थी? वो मुगलिया सल्तनत और अंग्रेज़ी हुकूमत के बीच थी। तो उस वक्त जब हमें शिकस्त मिली तो सर सैयद समझ गए कि यह दौर बदल चुका है। वो तो मिसाइल लेकर खड़े हैं, वो बंदूक लेकर खड़े हैं और हमारे पास लाठी भी नहीं है मजबूत जिस लाठी से उनका सामना किया जाए। तो ये मिसाइल कैसे बन गया, ये बंदूकें कैसे बन गई, ये AK-47 कैसे बन गया? तो उन्होंने ये समझा कि ये जदीद तालीम से बना, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट से बना, ये मॉडर्न एजुकेशन से बना। इसीलिए सर सैयद ने अपना एक मिशन तैयार किया। और मिशन क्या तैयार किया? मिशन ये तैयार किया कि सबको घूम घूम के बताया कि इस देश की जो आबादी है इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दूसरी आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है। और मुसलमान का तबका इस वक्त जो है पढ़ा लिखा नहीं है। तो लिहाजा अगर हमें मुल्क को आज़ाद करना है तो हमें एक बड़े तबके को पढ़ाना होगा, उनको भी सड़कों पर उतारना होगा, उनको भी इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो मजबूती के साथ लड़े। और सर सैयद ने अपना मिशन शुरू किया और मिशन के तहत पहली किताब लिखी। क्या नाम था किताब का? किताब का नाम था असबाब बगावत हिंद। और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट जब किया गया तो वो आया कि कॉज ऑफ रिवोल्ट फॉर 1857। तो अंग्रेज के पास जब वो किताब पहुंची तो अंग्रेजों ने उसको पढ़ा तो सर सैयद को बुलाया गया और बोला गया तुमको सजा दी जाएगी कि तुमने ये क्या लिख दिया। तो जवाब क्या था सर सैयद का? जवाब ये था कि साहेब हमने तो आपकी मदद के लिए लिखा है कि आप ये जानिए कि क्यों लोगों ने बगावत किया 1857 में। अगर आप अपना निज़ाम, अपना सिस्टम सही कर लेंगे तो शायद सब बेहतर हो जाए। तो क्या एक तो ये है जो वो कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सोच देखिए। इसके पीछे की क्या सोच थी कि हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो कमी है वो कमी किसी न किसी तरह से दूर हो जाए और लोगों को मालूम चल जाए कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन एजुकेशन है कि जब तक हम एजुकेट नहीं हो सकते तब तक हमारे पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं आ सकता, हमारे पास मॉडर्न थॉट नहीं आएंगे तो हम अंग्रेज़ी हुकूमत से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अगर जदीद तालीम नहीं आएगी, अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने किताबें लिखी, फिर लोगों को बताया। और इतना ही नहीं, सर सैयद ने सिर्फ इस मैदान में काम नहीं किया, सर सैयद एक आलिम दीन भी थे। सर सैयद एक आलिम दीन भी थे। आज जब कोई हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इस तरह की बात कर दे तो हम लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, जज्बात हैं। अगर कोई भगवान राम को कहे तो हमारे हिंदू भाई उतरते हैं, कोई माँ दुर्गा को कुछ कह जाए तो हमारे हिंदू भाई उतरते हैं, क्योंकि इमोशनल मामला होता है, मामला धर्म से जुड़ा होता है। तो हमारे नबी के ऊपर भी कोई कुछ टिप्पणी करता है तो हम लोग सड़कों पे उतरते हैं। यही बात 1860 के अंदर में जब हुई, 1816 के अंदर, तो क्या हुआ? सब लोग सड़कों पे उतरे। तो सर सैयद समझ गए कि ये जो किताब जो लिखी है विलियम मेयर ने, जिसमें अलग अलग तरह की बातें कही गई है, गलत बातें कही गई है, तो उन्होंने क्या किया? वो गए इंग्लैंड के अंदर लंदन के आर्काइव को खोजा, उन्हीं की लाइब्रेरी में बैठे, उन्हीं के रिसोर्स का इस्तेमाल किया
और उसी किताब का जवाब किताब की शक्ल में दिया। तो लिहाजा इस बात से क्या सीख मिलती है हमें कि अब जमाना बदल गया है, अब लाठी डंडे से काम नहीं चलने वाला, काम चलेगा तो कलम की लड़ाई है, कलम से जीती जाएगी, ये किसी और चीज नहीं जीती। ये था मैसेज सर सैयद का। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और मुझे लगता है कि सर सैयद से के बारे में गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने जो बातें कही हैं सब लोगों को मालूम है। गांधी जी ने कहा कि सर सैयद वाज प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। जिस गांधी ने इस मुल्क को आजाद कराया और जिस गांधी की वजह से आज हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, उस गांधी ने सर सैयद के बारे में यह कहा कि ही वाज द प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। उसको एजुकेशन का मसीहा, खलीफा, कुछ भी आप कह सकते हैं। और आज हम लोग शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के, उन नेशन बिल्डर्स के, चाहे वो गांधी हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो, तमाम लोगों के, जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया, जिन लोगों ने इस मुल्क को संविधान दिया। साथियों, 26 नवंबर 1949 का वो दिन, जिस दिन इस संविधान को मुकम्मल किया गया, आज हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे मनाते हैं। तो हमें आज बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही वो संविधान हमें दिया है और वो एक ऐसा संविधान है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। आपको याद होगा कि गांधी जी ने 1937 के अंदर एक अपना अखबार, एक रिसाला निकाला जिसका नाम हरिजन था। उसके अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आप सब लोगों को मालूम है। मैं हल्का हल्का टच करते हुए सारी चीज़ों को निकल रहा हूँ। तो जब 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार हो गया, जिस संविधान के निर्माता, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, सबको बराबर का अधिकार दिया। और ये बता दिया कि इस मुल्क के अंदर किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी को भी मर्द और औरत के बेसिस पे, किसी को भी कहीं से किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आज हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। और संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए। मेरी बात अब फंडामेंटल राइट पे आ रही है, चूंकि मेरा टॉपिक यही है। तो फंडामेंटल राइट हमें ये दिया और ये बता दिया गया कि किस तरह से इस मुल्क ने हमें वो तमाम चीज़ें दी हैं जिसकी ज़रूरत किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए होती है। साथियों, आर्टिकल 14 की बात करें, जब हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो हमें याद आएगा कि राइट टू इक्वलिटी की बात आती है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 के अंदर आता है और जो हमें ये बताता है कि किसी को भी समाज के अंदर, किसी को भी इस बेसिस पे कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता कि वो किसी और धर्म का है, वो किसी और कास्ट का है, वो महिला है, वो पुरुष है, वो अमीर है, वो गरीब है, उसका बड़ा घर है, इसका छोटा घर है, सबको संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया। इसी को राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। इसके जो सेक्शंस है वो हमें ये बताते हैं, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जो निगेटिव है वो ये बताता है कि किसी को अलग से प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो सबको प्रोटेक्ट करने की बात कहता है कि सब बराबर हैं कानून की नज़र में। और इसके साथ साथ हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, राइट टू फ्रीडम, जिसकी बात अभी तफसील से तारिक अनवर चंपारनी साहब ने रखी है, जिन्होंने बताया कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के अंदर हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया। हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। लेकिन साथियों, आज राइट टू फ्रीडम के नाम पर क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। राइट टू इक्वलिटी के नाम पर क्या हो रहा है सबको मालूम है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी, शायद मैं इससे पहले कि उस बात पे आऊं, एक बात कोट करूंगा बाबा साहब अंबेडकर की, कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान तो बना के हम दे रहे हैं, लेकिन अगर इस संविधान को नाफिज नहीं किया गया, इसको पूरा प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया गया, तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो उस संविधान की प्रतियां, जो ओरिजिनल प्रतियां हैं, उसको जलाकर राख कर दूंगा। ये मेरा कहना नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर का कहना है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा बाबा साहेब ने कि बाबा साहेब को मालूम था कि हमारा पास क्या है। उनको मालूम था कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर दलित भाइयों का उत्पीड़न हुआ है।
3000 साल तक उनके कमर के ऊपर झाड़ू बांधकर उनको चलाया, कहा जाता था कि आप चलिए, क्योंकि आप जब चलेंगे तो सड़कें नापाक हो जाती है, गंदी हो जाती है, लिहाजा आप झाड़ू देते हुए चलेंगे कि जहां जहां आपके कदम पड़े वो आप साफ करते हुए जाएं। उनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि अगर इस संविधान को लागू नहीं किया गया सही फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने सोचा है या जिस फॉर्म में संविधान निर्माताओं ने सोचा है, तो संविधान को जला दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि आज के इस मॉडर्न हिंदुस्तान के अंदर, जहां पर हमारी डेमोक्रेसी इतनी बड़ी, इतनी लार्ज डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर आए दिन ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें इस बात को याद दहानी कराते हैं, जो इस बात को याद दिलाते हैं कि शायद राइट टू इक्वलिटी पे खतरा मंडरा रहा है। शायद हमें इस बात को सोचने को मजबूर किया जाता है कि बाबा साहब ने ठीक ही कहा था, और बाबा साहब की बात बार बार हमें याद आती है कि शायद बराबरी का अधिकार तो नहीं है। अगर बराबरी का अधिकार होता तो ऊना के अंदर क्या दलित को पीटा जाता? आप याद कीजिए, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भीमा कोरेगांव की, कि क्या राइट टू इक्वलिटी का अधिकार होता तो दलितों को इस तरह से बेल्ट से पीटा जाता, उनके जख्मों को लाल किया जाता? साथियों, नहीं किया जाता। वही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब आ रही है, तारिक अनवर चंपारनी साहब ने कहा कि देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस बात की आज़ादी देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे अभी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स हम असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस मुल्क में जहां दिल चाहे वहां आप रह सकते हैं। यह आपका राइट टू फ्रीडम है। लेकिन इस राइट टू फ्रीडम को पिछले कुछ सालों के अंदर तार तार किया गया है। इस राइट टू फ्रीडम का जिस तरह से चीरहरण किया गया है, वो आए दिन हम सबको दिखता है कि राइट टू फ्रीडम के नाम पर कभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, कभी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, कभी आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर, कभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि यह हमारे लिए खतरा है। अरे भाई, इस मुल्क के लोग इस मुल्क के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं? और ये सारी चीजें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती है, ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती है। तो साथियों, ये बहुत बारीक लाइन है। इस लाइन के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट चंपारनी साहब बता चुके हैं, इसीलिए मैं निगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। और जब हम बात करते हैं, जब पिछड़े समाज के लोग बात करते हैं, जब दलित और ट्राइबल समाज के लोग, जब अक़लियत समाज के लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अपने हक की डिमांड करते हैं, तो उनको जेलों में भर दिया जाता है। साथियों, आपको याद होगा 2 साल पहले, मैं ये पहली बार मुंगेर नहीं आया हूँ, ये दूसरी बार है, और चूंकि तारिक साहब यहाँ पर मौजूद है, जेटी फाउंडेशन के चेयरमैन, मुझे अच्छे से याद है कि हमें आने में लेट हो गया था, और लेट होने के बावजूद आप तमाम लोग, जहाँ पर सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। मेरे साथ मेरे एक साथी उमर खालिद साहब यहाँ आए थे, और मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज वो हमारा साथी जेल में है। मैं तो आज दोबारा आपके बीच आ गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारा वो साथी छूटे और दोबारा से आप लोगों के बीच आए, क्योंकि जब हम लोग मुंगेर आ रहे थे तो पहली बार आ रहे थे, और हमारा दोस्त उमर भी बहुत एक्साइटेड था, और हम भी बहुत एक्साइटेड थे। कभी इधर आना नहीं हुआ था, इत्तेफाक की बात है, दरभंगा से कभी आना नहीं हुआ, लेकिन जब पहली बार आए थे बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी भी आप लोगों ने की। लेकिन आज उमर क्यों जेल में बंद है? कुछ लोग मुझे कहते हैं बात मत करो उमर की। क्या कहते हैं? बात मत करो। बात करोगे तो दिक्कत होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो इस देश के संविधान को मानने वाला हूं, मैं नफा नुकसान नहीं देखने वाला हूं। मुझे ये मालूम है कि उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लोगों ने तार-तार करने का काम किया, इसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दिल्ली पुलिस ने तार-तार करने का काम किया, और बिना किसी वजह से उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और कल परसों की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, बड़ा ही अफसोस लगता है कि इस मुल्क की अदालत भी ऐसा जजमेंट देती है। और उस जजमेंट में यह कहा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं, मिक्स भी हो जाता है कई बार, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, जिसमें जजमेंट नहीं बल्कि उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान दिया गया, और यह कहा गया है कि अगर उमर खालिद को रिहा किया जाता है तो वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे खतरा हो जाए। अब बताइए, कितने अफसोस की बात है कि आप किस तरह से एक नागरिक के
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से एक नागरिक को उसका जो अधिकार, मौलिक अधिकार और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जिसको आर्टिकल 226, अगर मैं गलत नहीं हूँ वकील साहब, और आर्टिकल 32 के तहत अगर आपको यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं लेने देती है तो यू कैन डायरेक्टली रीच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 226 और 32 के तहत आप उसको हासिल करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी कोई मामला होगा तो उसके लिए आपको नीचे से जाना पड़ेगा। कहाँ से? लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट के थ्रू आपको तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, अगर उसको कर्ब किया जा रहा है, उसको आपसे छीना जा रहा है, तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट के थ्रू, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सीधा अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 सीधा आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से हमें संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिए हैं उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, जैसा कि अभी बात चल रही थी, और इसमें भी कहीं ना कहीं रोशनी डाल चुके हैं चंपारनी साहब। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने काम किया बॉम्बे के अंदर, गोवंडी और भिवंडी के अंदर, और वहाँ पर बच्चे जो है जाना बंद हो गए इनके इलाके से। इनका इलाका बहुत ही माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड इलाका है। पिछले दिनों मैं इनके वलीमे में, इनके इलाके में मैं गया भी था, तो घूमना भी हुआ, तो मुझे जाके भी अच्छा लगा वहाँ पर। और जैसे इन्होंने बताया कि चाइल्ड लेबर को लाया जाता था, तो ये राइट टू एक्सप्लॉइटेशन जो है ये भी फंडामेंटल राइट है कि आप 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी हैजार्डस कंडीशन में आप नहीं ले जा सकते। ये आपको संविधान मौलिक रूप से आपको अधिकार देता है। और इसके साथ साथ जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मुझे लग रहा है मेरी बात बहुत लंबी हो रही है, 2-4 मिनट में बस ख़त्म करूँगा अपनी बात को, क्योंकि मुझे टॉपिक को भी कवर करना है और सर सैयद डे पे हैं, तो दोनों को कवर करना है, इसलिए थोड़ा लंबा वक्त ले लिया। बस 2-3 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये राइट हमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल के तहत जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें दिया गया है। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है ये समझने की ज़रूरत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है कि आप इस देश के अंदर रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, आपको कोई भी धर्म आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो हिंदू धर्म फॉलो कर सकते हैं, आप इस्लाम धर्म फॉलो कर सकते हैं, आप पारसी हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन, आप चाहें तो नास्तिक भी हो सकते हैं। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप नास्तिक भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि आप अपने धर्म को प्रोपगेट भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो आप भगवान राम की अच्छाई बताइए लोगों को। अगर लोगों को लगता है कि भगवान राम अच्छे हैं और उनकी बातें सच्ची हैं और सीता माता की बातें अच्छी हैं, कृष्ण भगवान की बातें अच्छी हैं या दुर्गा माँ की बातें अच्छी हैं, तो वो आपकी तरफ आएंगे, आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह की बातें सच्ची हैं, बाइबल की बातें अच्छी हैं, तो आप उसको बताइए लोगों को, लोग आपके रिलीजन की तरफ आएंगे। और आपको लगता है कि अल्लाह का पैगाम सही है, मोहम्मद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पैगाम जो है वो सारी दुनिया के लिए, तो आप बताइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सब धर्म बेकार है तो वो भी बताइए जिसको बताना है। दिस इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत कर्नाटका के अंदर क्या हुआ आपने देखा? कर्नाटका के अंदर टारगेट किया गया, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्ची को टारगेट किया गया, और इसीलिए टारगेट किया गया कि उसने हिजाब और स्कार्फ पहना हुआ था। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया, जिसमें यह लिखा था किसी ने कि ये जो हिजाब है या ये जो नकाब है ये रिग्रेसिव माइंडसेट है। क्या कहा गया? रिग्रेसिव माइंडसेट। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा सर ढका हो, कि मेरा चेहरा छुपा हो, ये रिग्रेसिव माइंडसेट कैसे हो जाएगा? मेरे मस्तिष्क में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, इससे डिसाइड होना चाहिए कि मेरा मानसिकता क्या है, प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है। मैं सर पे टोपी पहनूं या सर पे टर्बन लगाऊं या माथे पे टीका लगाऊं या ऊपर पगड़ी पहनूं, इससे कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी माइंडसेट प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव है? ये उन लोगों की माइंडसेट रिग्रेसिव है जो ये सोचते हैं कि टीका लगाने वाला व्यक्ति प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। उन लोगों की माइंड से रिग्रेसिव है जो ये सोचते हैं कि पगड़ी लगाने वाला
प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। उन लोगों की माइंडसेट रिग्रेसिव है जो ये सोचते हैं टोपी पहनने वाला मुसलमान प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। ये उन लोगों की माइंडसेट रिग्रेसिव है जो ये सोचते हैं कि हिजाब लगाने वाली लड़की और अबाया नकाब पहनने वाली औरतें वो रिग्रेसिव हैं। उनकी माइंडसेट रिग्रेसिव है जो ऐसा सोचते हैं। साथियों, मुझे तो अच्छे से याद है, मैं तो मिथिला से आता हूँ, जहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि मिथिला का एक अलग कल्चर है। हमारे यहाँ तो पल्लू का ऐसा रिवाज है। आप राजस्थान चले जाइए, आपको यकीन नहीं आता, जा नहीं सकती, यूट्यूब खोल के देख लीजिए कि वहाँ महिलाएं अगर खेती भी करती हैं तो पल्लू यहाँ तक होता है उनका खेती करने के दौरान। तो क्या आप उन महिलाओं को रिग्रेसिव कह देंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे तो लगता है कि दिस इज डायरेक्ट अटैक ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप नहीं कह सकते ऐसा। कौन कितना प्रोग्रेसिव है आप उसके जहन से उसको तौलिए, उसके जहन से आप उसको नाप सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने हाफ पैंट पहना है तो वो रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है, और उसने कुर्ता पहना है तो वो रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है? तो मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर जो बातें चल रही हैं ये और डाइवर्सिफाइड वे में होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो और लंबी बात हो जाएगी। तो साथियों, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, इस राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ पर ड्यूटी भी है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है कंट्री के प्रति। तो जो हमारी ड्यूटीज़ है कि भारत देश के संविधान को मानना, इसके संप्रभुता को में यकीन रखना, उसको अक्षुण्ण रखना, ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं। उन ड्यूटीज़ के तहत हमें काम करना है और उन ड्यूटीज़ के तहत हमें जो है वो तमाम चीज़ें करनी है। एक आखिरी चीज़ जो फंडामेंटल राइट में रह गई वो कल्चरल और एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ किसी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हो सकता है और रिलीजन बेसिस पे भी हो सकता है। तो वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है। जैसे मैं मिथिला से आता हूँ तो मैथिली लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सकता है इसके तहत। जैसे कोई आपको भोजपुर के इलाके से आता है तो उसको प्रमोट किया जा सकता है। कोई अगर मराठा के इलाके से आता है तो वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर दिल्ली के अंदर है, वो बिहार के अंदर है, तो उसको प्रमोट किया जा सकता है। उनके इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 30 ऑफ क्लॉज 2 के अंदर ये बात है। तो बहुत बातें जहन से निकल जाती हैं कई बार, तो अगर कहीं आर्टिकल्स में ऊपर नीचे हो जाए क्लॉज में तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सारे प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं और इन तमाम प्रोविजंस के अंदर ये सारी बातें बताई गई है। और इसके बाद जो सबसे अहम बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर आपको आपका फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आपको नहीं दे रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 का सहारा लेकर आप प्रवीण जी से मिल लीजिएगा और आपको वो राइट दिलाने में वो आपको जो है मदद करेंगे। मैं इस बात का आपको जिम्मेदारी के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं। और बड़ा अच्छा लगा मुंगेर आके, दूसरी बार आ रहा हूं और ये तो सूफियों की बस्ती है, ये तो मुंगेर का एक इतिहास है। यहाँ जो है आपको बहुत प्राचीन चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर माँ सीता से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ा है काफ़ी पहले। अब तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं मुंगेर आता हूँ। यहाँ मुंगेर की खानका है, गंगा नदी है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं मुंगेर की। और मैं इन तमाम यादों को जो है आप लोगों के की मुलाकातों को, यहाँ की यादों को सहेज कर ले जाऊँगा। और बस इतना ही कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स से क्या होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो संविधान हमें मिला है वो भी एक लंबी लड़ाई के बाद, एक पॉलिटिकल लड़ाई के बाद ये संविधान हमें मिला है। और इसीलिए आज हम अपने अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स से हमारा क्या लेना देना है, तो ये कहना छोड़ दीजिए। आप एक गिलास पानी पी रहे हैं, वो साफ़ पानी आपको कितनी देर मिलेगा और कितना साफ पानी मिलेगा वो भी पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है। आपको बिजली मिलेगी या जनरेटर चलाना पड़ेगा, ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। और आपके गाड़ी में जो तेल पड़ेगा उसका दाम क्या होगा, आपके बाइक में हो या कार के अंदर हो, वो तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि राजनीति में आप हिस्सा ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे
तो समझिए कि अयोग्य व्यक्ति शासन करेंगे, और जब अयोग्य व्यक्ति शासन करते हैं तो क्या होता है ये सब हम लोग अभी देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही कहूँगा कि बाबा साहिब का जितना शुक्रिया अदा करें हम लोग उतना कम है। एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनाने तक का हौसला तो रखो। बहुत बहुत शुक्रिया।